स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान की क्लास में। ओके, और आज हम लोग फोकस करने वाले हैं अर्ध आयु, दिस इज द हाफ लाइफ। इसके पहले की वीडियो तक आपने चेक किया कि जो रदरफोर्ड-सोडी का नियम था उसका प्रूफ हम लोगों ने देखा हुआ था, n = n0 e⁻⁻ की फॉर्म में। उसका भी यूज हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, और इसके पहले आपने अल्फा बीटा गामा किरणों के विषय में चेक किया, उनका विभेद क्या होता है, कैसे करना है, वो आपको बताया गया है। ठीक है ना। और आज हम लोग फोकस करेंगे मेनली अर्ध आयु क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका संकेत क्या होगा, उसके अलावा इसका क्या महत्व है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए परिभाषा पहले देखिए, अर्ध आयु का सीधा मतलब है कि चूँकि आप जानते हैं कि जितने भी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि प्रकृति में मौजूद होते हैं, वो एक उनका लगातार विघटन होता रहता है। मतलब उन पदार्थों के नाभिक लगातार टूटते रहते हैं, उन पदार्थों के नाभिक लगातार विघटित या खंडित होते रहेंगे। ठीक है ना, जिसकी वजह से एक नया पदार्थ, एक नया नाभिक लगातार बनता जाएगा। ठीक है, तो ये अर्ध आयु का वही मतलब है कि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो परमाणु का नाभिक होगा, कितने समय अंतराल में अपने प्रारंभिक नाभिक का आधा विघटित हो जाएगा या फिर आधा शेष बचेगा। क्योंकि किसी पदार्थ से जब आधा भाग निकल जाता है तो आधा ही शेष बचता है। तो दोनों तरीके हैं, आप कहें कि आधा भाग विघटित हो जाएगा या फिर आधा भाग शेष बचेगा। तो वो जो एक निश्चित समय अंतराल होता है उसको हम लोग अर्धायु कहते हैं। और देखिए एक चीज़ निश्चित तौर पे आप जान लें कि जिन पदार्थों का, जिन रेडियो एक्टिव पदार्थों का अर्ध आयु ज़्यादा होगा उनकी प्रकृति में उपलब्धता अधिक होगी, और जिन पदार्थों की अर्ध आयु काफ़ी कम होगी उनकी प्रकृति में मौजूदगी या उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, बहुत ही कम होगी। ठीक है ना। तो पहले हम चेक करते हैं परिभाषा एग्जैक्ट क्या बनने वाली है। वह निश्चित समय अंतराल, दैट डेफिनेट टाइम इंटरवल, जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा, ओके, रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, विघटित या खंडित या क्षय होने के कारण घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। आधा बचेगा, आप ये कहें या फिर कहें कि आधा भाग जो है वो खंडित हो गया है, आधा भाग का क्षय हो चुका है, हाफ जो पोर्शन था उसका डिके हो चुका है। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है, समय अंतराल होता है, इसको हम लोग कुछ पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। इसको आप चेक करने जो लिखा हुआ है यही आपको लैंग्वेज लिखनी है, आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करनी है। ठीक है ना। इसका सिंबल चेक कर लेंगे, इसको हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे। ओके, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द हाफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड विद द सिंबल कैपिटल टी। कहीं कहीं टी हाफ भी दिखा देते हैं, ऐसे जो है टी 1/2 भी शो किया जाता था, लेकिन आजकल कम से कम न्यूक्लियर फिजिक्स में, आपके फिजिक्स में इंटरमीडिएट में कैपिटल टी लेके चल रहा है। ठीक है ना। ये संकेत हो जाएगा। और जितने भी तत्व मौजूद होते हैं उनके अर्ध आयु विभिन्न पदार्थों के अलग अलग होते हैं। ओके, और एक ही पदार्थ का एक समान होगा। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ समझ लें कि प्रकृति में देखिए सबसे ज़्यादा अर्धायु किसका होता है और सबसे कम अर्धायु किसका होता है। तो आप चेक कर लें कि पोलोनियम जो कि 84,214 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है ना। इसकी अर्धायु को चेक कर लेनी है। इसकी अर्धायु होती है 10⁻⁵। ओके ओके, तो ये हो जाएगा पोलोनियम का जो कि 84 परमाणु क्रमांक है, 214 इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार हो जाएगा। इसका अर्धायु देखिए टी की वैल्यू कितनी कम दिखाई गई है, सेकेंड का कितना छोटा हिस्सा। ओके, मतलब इस समय के पश्चात पोलोनियम जो है, जो विष की मात्रा आप लेकर चलेंगे, इस समय के पश्चात उसका आधा बचेगा। ओके, और यूरेनियम चेक करेंगे जो कि 92,238 का है। इसकी अर्धायु चेक करना है आपको।
इसकी अर्धायु 4.5 × 7 ईयर्स, इतना साल होता है। तो देखिए मैंने सबसे कम का अर्धायु में दिखा दिया है पोलोनियम के फॉर्म में, और यूरेनियम की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका अर्धायु सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका 4.5 × 7 साल है, मतलब इस समय अंतराल के पश्चात यूरेनियम का जो नाभिक होगा उसका आधा भाग और शेष बचेगा, या फिर ये कहें कि आधा भाग खंडित हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैपिटल टी आप चेक कर लें, कैपिटल टी का मतलब अर्धायु आधा भाग बचेगा। अगर मैं 2t लिखूंगा, ओके, तब कितना बचेगा, एक बार 4 हो जाएगा, ऐसे चेक करें, है ना। अगर आप t दिखाते हैं तो कितना होगा 1/2, और 2t दिखाएंगे तो ये 1/4 बचेगा। अगर आप 4t दिखाएंगे तो ये 1/8, ऐसे क्षय होता जाएगा। ओके, ये तरीका है क्षय को शो करने का। तो आप फिर एक बार चेक कर लें लैंग्वेज की क्या होती है अर्धायु की। वह निश्चित समय अंतराल जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा, मतलब परमाणु की संख्या, विघटन के कारण घटकर अपने प्रारंभिक मान, मतलब इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाती है। ओके, ये जो फिक्स टाइम इंटरवल होगा उसको हम लोग कहेंगे उस पदार्थ की अर्धायु। कैपिटल टी संकेत हो जाएगा, इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में शो कर देना है कि पोलोनियम का इतना है और यूरेनियम के नाभिक का अर्धायु इतना हो जाएगा। सबसे अधिक इसका होता है यूरेनियम का, सबसे कम इसका है पोलोनियम का। ओके, तो देखिए आपने चेक किया अर्धायु के विषय में, उसका सिंबल आपने चेक किया, है ना। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, किसका अर्धायु सबसे कम होता है, किसका अर्धायु सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब हमें चेक करना है कि एक रिलेशन, एक संबंध जो कि अर्धायु कैपिटल टी और क्षय नियतांक लैम्डा, ओके, क्षय नियतांक कहीं कहीं केस में भी दिखाया गया है, तो इसे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, चाहे लैम्डा से दिखाएं चाहे स्मॉल के से दिखाएं। तो हम लोग चूंकि लैम्डा चल रहे हैं तो लैम्डा ये लेके आगे चलेंगे। तो एक संबंध कैपिटल टी और लैम्डा के बीच में है, ओके। और इस संबंध को पाने के पहले आपको जो नियम बताया गया था रदरफोर्ड सोडी का नियम, उसका जो फॉर्मूला बताया गया था उसको लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो शुरुआत में मतलब टी का मान कितना हो 0, मतलब प्रारंभ में यदि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n0 हो, ओके, और टी समय अंतराल के पश्चात टी टाइम इंटरवल मैंने शो कर दिया है। इस समय अंतराल के पश्चात अब जो परमाणु की संख्या होगी वो मैंने n दिखा दी है, ओके। तो एक नियम जो आपको बताया गया था रदरफोर्ड सोडी, इसका जो फॉर्मूला था, इसका जो नियम आपको बताया गया था, ओके, क्या था n = n0 e⁻⁻ लैम्डा टी। इसका भी हम लोग निकल लिया है, ठीक है। और कैसे आया था आप इसके लिए पिछला वीडियो चेक कर लेना, ओके। तो ये देखिए संबंध हो गया है। अब चूंकि हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है अर्धायु पर, ओके। हम लोग बात करेंगे इसकी अर्धायु, ठीक है। n का मतलब क्या है कि कितना भाग विकसित हुआ है, और n0 क्या है, n0 का मतलब है कि t = 0 पर कितने से परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, ओके। तो यहाँ पे अर्धायु का मतलब है t का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल टी में दिखा दिया है, ठीक। और जहाँ पे n लिखा है उसको मैंने लिख दिया है n0/2, मतलब प्रारंभिक मात्रा का आधा, ठीक। अब आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि रदरफोर्ड सोडी के नियम से शो किया गया है। पुट these values in इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन दिखाई दे, यहाँ पे पुट कर लेना है।
एन के स्थान में मैंने दिखा दिया है एन नॉट अपॉन 2। ओके, एन के स्थान में क्या दिखाया, एन नॉट अपॉन 2 शो कर दिया है। ये एन नॉट लिख दिया, यहाँ से करते जाएंगे, एंड ई की पावर नेगेटिव लैम्डा टी। ओके, अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये करे आएगा कैंसिल, बचेगा कितना 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, दोनों पक्षों में जो पद है उनको आप पलट लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, ये आएगा 2 इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी। ओके, अब आपको दोनों पक्षों का लाभ लेना पड़ेगा, लॉगरिथम। दोनों पक्षों का लॉगरिथम या लॉग लेने पर। ओके, 2 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे log 2 बेस ई लेके चलेंगे, है ना, बेस 10 भी होता है, मैंने यहाँ बेस ई दिखा दिया है, इक्वल्स टू यहाँ लॉग लेंगे तो ये बनेगा log ई और ई की पावर लैम्डा टी। ओके, चेक करें इसको। अब देखिए log 2 यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और इसको हमें बेस पहले हटाना पड़ेगा, बेस 10 करना चाहते हैं तो आपको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा बेस 10 में। चेक करें इसको, क्या किया, बेस ई को हटाया गया है, बेस 10 किया गया है, एडिशनल क्या करना पड़ेगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, एंड इक्वल्स टू, अब यानी कि log e की पावर लैम्डा टी लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, ये log m। ओके, तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ लैम्डा टी एंड दिस इज log e विद बेस e। अब चूंकि यहाँ पे वैल्यू भी e है, बेस भी e है, ये पूरा मान 1 हो जाएगा। ओके, log 10 1 होता है, आपने देखा है कि log 10 की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना कि log 10 की वैल्यू 1 कब होगी, तो बेस कितना होगा 10। अगर मैं लिखता हूँ log 5 की वैल्यू 1 कब होगा, बेस 5 पे, तो यहाँ से देखिए log e की वैल्यू है विद बेस e, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये मैंने लिख दिया 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू दशमलव 0.3010। ओके, 0.3010 ये 1 हो जाएगा, ये लैम्डा टी बचेगा। अच्छा, टी को भी हटाना है, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल टी को नहीं हटाया। ओके, तो इसको चेंज करते जाए, तो ये मैंने कैपिटल टी कर दिया है, चेक कर लेंगे इसको। एक्चुअली जब आपने अर्धायु की बात की है तो निश्चित रूप से आपको स्मॉल टी को कैपिटल टी के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, अर्धायु के बराबर, एन को एन नॉट अपॉन 2 के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ स्मॉल टी था कैपिटल टी कर दिया गया है। ओके, और फाइनली जब आप इसको गुणा करेंगे ये 3010 को 2.303 में, तो ये बनाएगा 0.693। ओके, एंड दैट इक्वल्स टू लैम्डा टी। यहाँ से टी का मान निकाल लें, टी का मान जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। ओके, उसका सीधा मतलब कि जो अर्धायु होता है वो 0.693 अपॉन 6 नितांक। लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है डीके कांस्टेंट, 6 नितांक। ये संबंध हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू दे देगा, टी का मान निकालने को आएगा, या टी का मान देगा, लैम्डा की वैल्यू निकालने को आएगा। ओके, तो आपको चेक कर लेना है, मात्रक का भी ध्यान रखना है, टी का मात्रक लैम्डा पर डिपेंड करेगा, सेकेंड, घंटा, मिनट, दिन। ओके, और वही हाल लैम्डा का भी है। ठीक है, तो देखिए अर्धायु जो होगा 0.693 अपॉन 6 नितांक मैंने शो कर दिया है, और निश्चित रूप से ये जो है अर्धायु और 6 नितांक लैम्डा के बीच में संबंध हो जाएगा।
तो एज ए प्रूफ इसको आपको चेक कर लेना है। ओके, और सवाल के फॉर्म में इसको देख लेना है। सवाल में पूछेगा, लैम्डा की वैल्यू देगा, टी निकालने को, या टी का मान देगा, लैम्डा निकालने को आएगा। ठीक है, तो इसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए टॉपिक होता है सक्रियता। ओके, इसको भी आप चेक कर लें। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है ना, कि किसी भी क्षण किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु की क्षय होने की जो दर होती है, मतलब एक सेकंड में कितना परमाणु क्षय हो रहा है, एक सेकंड में कितने परमाणु का विघटन जो उसका डिके हो रहा है, वो जो क्वालिटी होती है उसको हम कहते हैं सक्रियता, एक्टिविटी। ओके, इसका सिंबल आर होगा, आर से दर्शाएंगे। और ग्राफ में देखिए आपको दिखाई देगी जो है वाई अक्ष पर बचे हुए परमाणु की संख्या एन के फॉर्म में। ओके, और एक्स अक्ष पे समय, टाइम को दिखाया गया है। कौन समय? अर्धायु भी शो किया गया है, वो भी आपको देख लेना है, वो भी बताऊंगा अभी। तो आप देख लें कि ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बताता है कि बचे हुए परमाणु की जो संख्या है कब विघटन के पश्चात विघटन होगा पदार्थों का, उनका क्षय होगा, तो जितने परमाणु बचेंगे वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। टाइम बढ़ता जाएगा, परमाणु की संख्या लगातार घटती जाएगी, है ना। यहाँ देखिए बना हुआ है, ये परमाणु की संख्या यहाँ दिखाई गई है, नीचे जो है समय को शो किया गया है। कैपिटल टी आप जानते हैं अर्धायु होता है ना। इस समय अंतराल में जो है उसका आधा भाग विकसित हो जाएगा, आधा भाग शेष बचेगा। तो यहाँ देखिए टी पे मैंने n0/2 दिखा दिया है। ओके, 2t का मतलब अब टाइम डबल हो गया है, हाफ की जगह अब 1/4 हो जाएगा, n0/4 भाग जो है शेष बचेगा। ठीक है ना। 3t का मतलब 3 गुना समय इसका अर्धायु का। ओके, इस समय अंतराल में जो है अब शेष मात्रा जो होगी उसके पदार्थों की वो n0/8 हो जाएगी। और जब हम लोग बात करेंगे 4t की, तो ये जो है 4 अर्धायु का समय बीत जाएगा, जिसमें n0/16 भाग जो है वो क्षय हो जाएगा या बचेगा। ठीक है ना, बची हुई मात्रा है ये शेष मात्रा। ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ, वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, वो होता है n = n0 1/2 की पावर n। ये जो है ये शेष मात्रा है। कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ जो होगा उसका क्षय होगा, और क्षय होने के पश्चात कितनी मात्रा बचेगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। शेष मात्रा n हो जाएगा। n0 का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, n0 का मतलब है शुरुआती या इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मात्रा। ओके, और स्मॉल n आपको निकालना पड़ेगा। यदि इस प्रकार केस बनता है तो शेष मात्रा भी देगा, n0 का मान भी देगा, तो आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और समझ लें कि अगर आपको कुल समय निकालना है, प्रयुक्त समय, ओके, तो ये कैसे निकालेंगे? n × कैपिटल टी हम लोग यहाँ पे चूंकि लिख चले अर्धायु। ओके, तो इसका भी इस्तेमाल होना है, इसका भी इस्तेमाल होना है। तमाम क्वेश्चन यहाँ से हल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लें दोनों फॉर्मूले को। तो देखिए आपने इसकी परिभाषा चेक कर ली है, एक्टिविटी का जो डिफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, ग्राफिंग चेक कर लेना है। ओके, और फाइनली चेक करते हैं क्या है मात्रक। ओके, हमें चेक करना है कि सक्रियता का मात्रक क्या होता है। तो आप चूंकि पहले देख चुके हैं कि जो रेडियोएक्टिविटी की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक थे बैकरल। ओके, उनके माध्यम से खोज की गई थी। तो इसका जो एसआई मात्रक है, सक्रियता का जो एसआई मात्रक है वो बैकरल होता है। और एक बैकरल में एक विघटन, 1 विघटन 1 डिग्रेडेशन पर सेकेंड, याद चेक कर लें। ओके, एक बैकरल में इतना विघटन पर सेकेंड होता है। उसके अलावा क्यूरी और रेदरफोर्ड का मात्रक होता है 1 क्यूरी। ओके, क्यूरी को चेक कर लेंगे,
ये है 3.7 × 10। ओके, बैकग्राउंड में कुछ नहीं करना है। एक विक्टर अगर 1 सेकेंड में होता है परमाणु का, नाभिक का, तो ये 1 बैकग्राउंड कर जाएगा। क्यूरी में 3.7 × 10 विक्टर पर सेकेंड, विक्टर पर सेकेंड होगा। मिली क्यूरी भी होता है। ओके, मिली क्यूरी कहेंगे तो 3.7 × 7 हो जाएगा। इसको चेक कर लेंगे। माइक्रो, अगर माइक्रो के फॉर्म में है, माइक्रो क्यूरी या आपका 3.7 × 4 इतना विक्टर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। और एक और समझ लें कि जो रदरफोर्ड होता है, एक रदरफोर्ड, ये भी एक मात्रक है, सक्रियता का मात्रक रदरफोर्ड। ये सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं, बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब वैज्ञानिकों के नाम से रखे गए हैं। एक रदरफोर्ड में होता है 10⁶ विघटन प्रति सेकेंड। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 10⁶ बैकरल। ओके, क्योंकि एक बैकरल में 1 विघटन होता है। तो चेक कर लें, सारी मात्रक मैंने पहले दिखा दिया है, सारी मात्रक बैकरल हो जाएगा। उसके बाद क्यूरी, मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी, और सबसे नीचे रदरफोर्ड। ओके, तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। तो देखिए, फाइनली हम लोग चेक करते हैं अभी माध्य अथवा औसत आयु। ओके, दिस इज द एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ओके, हमें चेक करना है रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य अथवा औसत आयु। तो विद्यार्थी, आप ये समझ लें कि जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, उनके नाभिकों की क्षय जो होता है वो एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। ओके, और किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु के किस नाभिक का क्षय कब होना है, और क्षय होने के दौरान किन प्रकार के कणों का या किस किरण का उत्सर्जन होगा, इसके विषय में जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, चूंकि एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है, निश्चित रूप से जो नाभिकों का क्षय होगा उसका जो टाइम इंटरवल होगा 0 से लेके इन्फानाइट, ओके, 0 से लेके अनंत तक कुछ भी संभव है। तो कई प्रकार के नाभिक होंगे। अगर आपको बताना है कि औसत आयु या जो माध्य आयु क्या होती है, तो आपको औसत निकालना पड़ेगा किनका, सभी नाभिकों के क्षय होने का। तो देखिए, परिभाषा आप चेक कर लें कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों, जितने भी नाभिक होंगे उन सभी की बात की जा रही है, सभी नाभिकों की आयु के औसत, आयु के एवरेज को माध्य आयु या औसत आयु कहते हैं। तो कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, कोई बहुत जटिल परिभाषा भी नहीं बनाई गई है। सिंपल परिभाषा है कि जितने भी नाभिक होंगे, सभी नाभिकों की बात की जाएगी, उन सभी नाभिकों की आयु का औसत। एक नाभिक है परमाणु के अंदर जो कि जल्दी विकसित हो जा रहा है, दूसरा नाभिक है जो कि देर में विकसित हो रहा है, और उसकी कोई सटीक भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं है। ओके, तो ये आपको ये चेक कर लेना है। इसको हम टाउ से दर्शाएंगे। संकेत क्या हो जाएगा, टाउ। और टाउ जो होता है वो क्षय नियतांक का उल्टा होता है। टाउ जो है वो क्षय नियतांक का प्रतिलोम है या रिवर्स है। ठीक है ना। तो ये चेक करने पर इसका फॉर्मूला, तो देखिए हमें चेक करना है अब एक संबंध जो कि अर्ध आयु और माध्य आयु या औसत आयु में निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला देखिए आपको बताया गया कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु t बराबर 0.693 लैम्डा होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए यहाँ भी लिखा है कि लैम्डा को अगर रिवर्स किया गया तो आपको टाउ मिलेगा, मतलब 1/लैम्डा लिखाएंगे। तो मैं लिखूंगा t = 0.693 इंटू टाउ। ओके, कैपिटल T औसत आयु, सॉरी अर्ध आयु, और टाउ का मतलब औसत आयु, इसी आपको ध्यान रखनी है। और यदि यहाँ से अगर आपको टाउ निकालना है, टाउ = T/0.693
693, ये नीचे आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.44 कैपिटल टी। ओके, यहाँ टाउ इक्वल टू बन गया 1.44 इंटू कैपिटल टी। ये निष्कर्ष हो जाएगा, मतलब किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु, ओके, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत या माध्य आयु 1.44 गुनी होती है। ओके, किसकी? अर्धआयु की। ये चीज समझ लें, टाउ इक्वल टू 1.44 इंटू कैपिटल टी। तो फाइनली औसत आयु का जो मान होगा वो अर्धआयु का 1.44 गुना होता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जितने भी इसके टॉपिक थे मोस्टली टॉपिक करा दिए हैं, ग्राफिंग, डिफिनेशन, फॉर्मूले बता दिए हैं। अब आपको इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो चेक कर लेने हैं। और न्यूमेरिकल के लिए जो ऑप्शन बनता है वो ये है और यहाँ से है। ओके, और इसके पहले मैंने आपको n इक्वल टू n0 1/2 बताया हुआ, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो अच्छी तैयारी करें, क्योंकि जब आप फॉर्मूले के बाबत लिखेंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट पर विश्वास न करें। मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है, कई विद्यार्थी भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन बिना हल किए या फिर बिना सोचे समझे कोई कैसे ऑप्शन पर टिक लगा सकता है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी है। टिक लगाने के पहले अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप उसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर उसमें मैच कर रहा है उसे भी टिक करें। अपने नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।